श्रेष्ठ को अपनी ही आंखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि विपिन अपना मकसद छिपाने के लिए बादलों की तरफ भागा था, लेकिन ये तो बादलों की तरफ नहीं, बादलों में ही भागा था। पर वो उधर गया ही क्यों? हिसाब से तो बिजली से उसे दूर भागना चाहिए था, क्योंकि आत्मज्ञानियों से बिजली सहन नहीं होती थी। तो फिर वो मरने के लिए बिजली में जा ही क्यों रहा था? पर विपिन की आत्मा चाहे जहां भी जाए, श्रेष्ठ ने तो उसे दुनिया से मिटाने की ठान रखी थी। आखिरकार वो आत्मज्ञानी जो था, जिसे मारने पर मास्टर टीचर हॉल भी उसे दोषी नहीं मानने वाला था। इसलिए वो मुड़ा और विपिन की अभी भी सील में फंसी हुई बॉडी को देखने लगा। मास्टर टीचर होते हुए उसकी पहली जिम्मेदारी यही थी कि सामने आने वाले हर आत्मज्ञानी को मार डाले। इसलिए उसने फिर से अपनी उंगली में तलवार एनर्जी इकट्ठी की ताकि विपिन की चटनी बना सके। लेकिन तभी उसके ऊपर एक और बिजली का झटका गिरा। अपने ऊपर बिजली गिरते देख उसने तलवार एनर्जी को विपिन पर फेंकने की बजाय बिजली की तरफ फेंक दिया ताकि पहले उसे रोक सके, और दोनों टकरा भी गए। पर इतने पर भी रिचुअल रुका नहीं। वो एक के बाद एक उसके ऊपर बिजली गिराता रहा और उसकी नाक में दम कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रिचुअल ने विपिन को छोड़ अपना टारगेट उसे ही बना लिया था। श्रेष्ठ चाहकर भी रिचुअल से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वैसे तो वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक था, लेकिन फिर भी वो रिचुअल को ना तो दबा पा रहा था और ना ही उससे भाग पा रहा था। इधर श्रेष्ठ को रिचुअल के साथ बिजी देख विपिन ने राहत की सांस ली। शुक्र है जान बची और सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गया। असल में हुआ ये था कि विपिन जानता था कि वो श्रेष्ठ का मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर चाहे वो अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा ले। ऊपर से ये रिचुअल था जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए थक हार कर उसने आत्मज्ञानी की थोड़ी सी एनर्जी श्रेष्ठ को दिखा दी, उसे उकसाने के लिए, ताकि गुस्से में आकर वो उस पर हमला करे और हमला रिचुअल को लग जाए और उसके दोनों दुश्मन आपस में लड़ मरें। पर विपिन ये भी जानता था कि ये रिचुअल उसका था और इससे सबसे ज़्यादा खतरा भी उसी को था। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस रिचुअल से निपटना होगा, और इसका सबसे सीधा तरीका था उसकी एनर्जी सोख लेना। वैसे भी उसकी बॉडी और प्राइम आत्मा पहले से ही लिमिट तक भर चुकी थी और लेवल आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कोई टेक्निक भी नहीं थी और ना ही उसके पास टाइम था। ऐसे में श्रेष्ठ को बस 1 सेकंड का मौका चाहिए होगा उसकी बॉडी को ख़त्म करने के लिए। इसलिए बस हो गया विपिन शुरू। एक दहाड़ के साथ ही उसने तेज़ी से एनर्जी लेना शुरू कर दिया, जिससे हुआ ये कि उसकी प्राइम आत्मा जो पहले से ही 10 मीटर बड़ी थी, वो लिमिट पार कर फिर से बड़ी होने लगी। विपिन के साथ ये आत्मा का साइज बड़ा होने वाली घटना पहले भी हो चुकी थी, जब उसने गलती से ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी ले ली थी और वो अपनी बॉडी में वापस घुस नहीं पा रहा था। इसलिए उस दिन के बाद विपिन ने फिर कभी साइज बढ़ाने की हिम्मत नहीं की थी। पर आज उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका साइज 10 मीटर का होता था या 50 मीटर का। उसे तो बस इस बिजली से अपनी जान बचानी थी। एनर्जी तेजी से आती रही और एक बवंडर बनकर विपिन के अंदर जाती रही। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा और फिर 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। 1 मिनट के अंदर ही उसकी प्राइम आत्मा का साइज बढ़कर 20 मीटर हो गया। इतने बड़े बड़े बादलों के बीच भी वो और बड़ी दिखाई देने लगी। पर विपिन रुका नहीं। रिचुअल एनर्जी देता रहा और विपिन एनर्जी लेता रहा। फिर जोर से बोला, जानते हो ना, मैं और ले सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम दोनों साथ में मारे जाएंगे ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विपिन को समझ आने लगा था कि वो घमंडी रिचुअल जो उसकी जान लेने पर तुला था, अब वो हिचकिचाने लगा था। उसके आसपास की एनर्जी कम होने लगी थी और बादल कांपने भी लगे थे, मानो विपिन से ही डर रहे हों। रिचुअल तो ये सोचकर अपने साथियों और भाई बंधुओं को ले आया था कि सब मिलकर एक ही बारी में विपिन से पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विपिन के पास ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड होगा जो उसे अनलिमिटेड बिजली एनर्जी लेने देगा, मानो कोई ब्लैक होल हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी तो बादलों की पूरी जाति ही नष्ट हो जाएगी। और बस ये समझ में आते ही वो मुड़ा और भाग गया।
आखिरकार वो भी समझ गया था कि विपिन जैसे पागल से उसे नहीं उलझना चाहिए था। इधर रिचुअल को भागते देख विपिन बोला, ओए कहाँ चले? इतना सब करने के बाद तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? याद रखना, अगर तुम आज भागे तो जब जब जहाँ जहाँ नजर आओगे तुम्हारी सारी एनर्जी ले लूंगा मैं। अगर फिर भी जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो चुपचाप मेरी बात मानो, मुझे तुमसे कुछ काम करवाने हैं। विपिन को ये तो नहीं पता था कि रिचुअल उसकी बात समझ सकता था या नहीं, पर वो इतना ज़रूर जानता था कि उसके पास अपनी समझ थी, तभी तो वो हर बार डर कर भाग जाता था। आखिरकार वो रुक गया। बादलों के नीचे रिचुअल से लड़ रहे श्रेष्ठ को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। हाँ, वो पावरफुल था, लेकिन उसके लिए भी हर बार इतनी पावरफुल बिजली को झेलना और उसे रोकना आसान नहीं था। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि अब तक उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो जानता था कि अगर बिजली और देर चली होती तो सच में वो हार मान लेता। पर अब जब वो रुकी गई थी तो हो सकता था कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई हो और वो और अटैक ना करे। इसलिए आखिरकार उसने वापस अपना ध्यान विपिन की तरफ किया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। जिस दिन से तुमने आत्मा आर्ट प्रैक्टिस करना शुरू किया था, उसी दिन समझ जाना चाहिए था तुम्हें कि तुम्हारा एक दिन यही हाल होने वाला है। कहते हुए उसने हाथ उठाकर विपिन पर वार करना चाहा। श्रेष्ठ से आती हिंसक एनर्जी से विपिन का शांत चित्त एक्टिवेट हो गया और उसकी बॉडी अपने आप ही अटैक से बचने के लिए मूव करने लगी। लेकिन क्योंकि अब भी स्पेस सील एक्टिव था, इसलिए कुछ ना कर सका। लेकिन इससे पहले कि उसका वार विपिन पर गिरता, फिर से बिजली उसके ऊपर गिरी। लेकिन इस बार की बिजली पिछली बार से कहीं ज़्यादा बड़ी और पावरफुल थी। ये ऐसा अटैक था जो अपने सामने की सभी चीज़ों को जला देता और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी लाचार कर झुका देता, जिसे देखकर श्रेष्ठ के भी रोंगटे खड़े हो गए और वो मन ही मन बोला, हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले तुम पर अटैक किया था, लेकिन जानबूझकर नहीं किया था मैंने। तुमने भी तो बदला ले लिया ना, वो भी एक बार नहीं बार बार। तो फिर वापस क्यों आए? अब क्या मेरी कब्र बनाने के बाद ही मानोगे? मतलब तुम्हारा गुस्सा समझ में आता है कि मुझे क्यों मारना चाहते हो, लेकिन जिसका रिचुअल है वो वहाँ आंखें मूंद कर सो रहा है और तुम मेरे पीछे पड़े हो, उसे क्यों नहीं मारते? श्रेष्ठ को अंदर ही अंदर बहुत खीज हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसे इससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, वरना उसे बहुत चोटें लग जाएंगी। इसलिए उसने तुरंत अपने वार को बिजली की तरफ मोड़ दिया और जैसे ही दोनों का टकराव हुआ, हवा में एक प्रलयंककारी शॉकवेव आ गई, जिसने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, जिसके इम्पैक्ट से श्रेष्ठ भी खांसते रह गया। उसने बिजली का वार झेल तो लिया था, लेकिन उसे चोटें भी बहुत लग गई थी। पूरी बॉडी पर जलने के निशान भी आ गए थे। अपनी ऐसी हालत देखकर उसने मन ही मन कसम खाई, एक बार ये रिचुअल चला जाए, उस कमीने को तो मैं मार डालूंगा। श्रेष्ठ जानता था कि उसे ये मौका दोबारा शायद ना मिले, इसलिए उसने फिर से विपिन को एक पंच मारा, लेकिन उसी वक्त बिजली फिर से आ गई, मानो विपिन को बचा रही हो। इम्पैक्ट से श्रेष्ठ फिर से जल गया और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। गुस्से में उसने विपिन की तरफ देखा, जो ना जाने कब आंखें खोल कर बैठ गया था और बादलों की तरफ ही देख रहा था और उनसे कह रहा था, इसे थोड़ी देर तुम संभाल लो, मैं जरा आराम करने जा रहा हूँ। और इतना कहकर उसने बिजली एनर्जी से स्पेस प्रेशर तोड़ा और बड़े आराम से जाकर जमीन पर बैठ गया। उसकी ऐसी हरकतें देखकर श्रेष्ठ ने अपने ही बाल नोच लिए। ये क्या पागलपन था? जिसका ये रिचुअल था वो आराम करने जा रहा था। भाई, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया था, तुम्हारे रिचुअल से मार खाने नहीं। गुस्से से श्रेष्ठ का इतना दिमाग खराब हो गया था कि वो विपिन को मारने के लिए लगभग उसके पीछे ही चला गया, पर बिजली उसे कहाँ जाने देती। पहला कदम लेते ही फिर से उस पर गिर पड़ी, मानो कह रही हो, पहले मैं भी तो हूँ। इसलिए आखिरकार श्रेष्ठ को पहले बिजली से निपटने के लिए रुकना ही पड़ा। बिजली के झटकों में वो और चल रहा था और उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही थी और बस ऐसे ही देखते उसका खून उबलने लगा। बिजली उसके डिफेंस से पार होकर उसकी बॉडी में जाने लगी और उसे अंदरूनी चोटें पहुंचाने लगी। उसी वक्त समर भी टावर से वापस आ गया। उसे लगा था कि वापस आने पर उसे विपिन की लाश मिलेगी, लेकिन यहाँ तो वो बड़ा चंगा बैठा था, जबकि श्रेष्ठ जिसने विपिन को मारना था वो खुद भुना मांस बन गया था। श्रेष्ठ ये सब देख वो एक ही जगह खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। समर को देख श्रेष्ठ
एक और बिजली के झटके से लड़ता हुआ चिल्लाया, मेरी चिंता मत करो, पहले उस विपिन सेन को मारो, उसके मरते ही ये रिचुअल अपने आप चला जाएगा। जी श्रेष्ठ, समर ने कहा और तुरंत विपिन के पास जाने लगा, उसे मारने के लिए, जो इस वक्त जमीन पर बैठा डोल रहा था, मानो उसने दारू पी रखी हो, और कुछ कुछ देर में वो कांपता था, मानो उसे दौरे पड़ रहे हो। कुल मिलाकर वो नज़ारा बड़ा ही अजीब था। शेष ने फिर कहा, जाओ मारो उसे। कमांड सुनते ही समर ने दांत भींचे और तुरंत आगे जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि समर विपिन तक पहुंचता या ये समझता कि क्या हो रहा है, वो भी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बॉडी भी सिर से पांव तक जल गई थी, बिजली उसके ऊपर भी गिर गई थी। ये देख श्रेष्ठ चिल्लाया, आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे रिचुअल विपिन को बचाने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर तो रिचुअल उसे मारते थे जिसने उन्हें बुलाया हो, तो विपिन के केस में ये उसे ही बचा क्यों रहा था? तभी तो जो भी उस पर हमला करने की कोशिश करता था, ठीक उसे ही मारता था वो। और सबसे बड़ी शौक की बात ये थी कि वो विपिन को छू भी नहीं रहा था, उसे बड़े मजे से बैठने दे रहा था। ये क्या बात हुई? हालांकि अचानक हुए अटैक से समर को झटका तो लगा था, लेकिन वो जल्दी ही रिकवर हो गया और फिर से विपिन की तरफ भागने लगा। वो जानता था कि ये सब खत्म करने के लिए उसे विपिन को मारना ही होगा, लेकिन फिर से 2 कदम चलते ही फिर से उसके ऊपर बिजली गिरी और उसे जला गई। और इतना ही नहीं, इस बार झटका एक नहीं, इतनी बार लगा मानो रिचुअल को डर हो कि वो फिर से उठ खड़ा होगा और इसलिए वो पहले से ही उसे अच्छे से मार रहा हो। इतने बिजली के झटके लगने पर तो हाथी भी भून सकता था, तो समर कैसे बच जाता? उसकी बॉडी इतनी जल गई थी कि उससे भुने हुए मांस की गंध आने लगी। ये सब देखकर श्रेष्ठ ने फिर से अपने बाल नोच लिए। बोलने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं था, और एक बात पक्की हो गई थी, ये रिचुअल उस विपिन को पक्का बचा रहा था। तभी इस शोरगुल को सुन वहां सेन वंश के दर्जनों श्रेष्ठ आ गए, और जब उन्होंने सामने का नजारा देखा तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। पहले श्रेष्ठ, तीसरे श्रेष्ठ, उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें देखकर तो पहले श्रेष्ठ के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोला, इधर मत आना। लेकिन बदकिस्मती से उसकी वार्निंग देने में थोड़ी देर हो गई, और इससे पहले कि वो लोग उसकी चेतावनी को सुनते या समझते, उनके ऊपर भी बिजली गिर गई, और बस ऐसे ही पूरा झुंड जमीन पर लोट-पोट होने लगा। जबकि ये सब देख रहा पहला श्रेष्ठ चिल्लाया, क्यों?